विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन देखेंगे 2023 का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसका। इससे पहले हमने बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवा दिया है, हिंदी कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों के लिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो जल्द ही सॉल्व किया जाएगा जैसे ही इसके लिए कमेंट आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू रहेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत ईजी पैटर्न है। 9 प्रश्न जो है आपको एक एक नंबर को देखने को मिलेंगे। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों को चयन करके जो है उत्तर पुस्तिका में सही विकल्प का चयन कर देना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, और हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ये हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो हम प्रतिरोध को लिखते हैं G = 1/R, इस तरह से व्युत्क्रम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारा जो होता है चालकत्व, यानी कि कंडक्टेंस जो है इसका जो है क्या होता है, इनवर्स होता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लास में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो प्रथम कोटि की अगर आपने अभिक्रिया ध्यान से देखी है, यहाँ पे प्रथम कोटि की अर्ध आयु काल यानी टी हाफ की बात कर रहा है। टी हाफ जो है हम डिनोट किससे करते हैं, तो ये होता है हमारा 0.693/k, और k क्या है आपका, तो इस k पे डिनोट आपका जो है डिपेंडेंट होती है। तो k क्या है आपका, तो वेग स्थिरांक है। तो यानी कि किस पे ये जो है आपको निर्भर करेगी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑन द रेट ऑफ कांस्टेंट। तो बी ऑप्शन जो है वेग स्थिरांक पर जो है ये डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। जब अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता है तो उस अभिक्रिया की कोटि हमेशा शून्य होती है, यानी कि 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब 4 में पूछा गया है सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम कौन सा है। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, आप सभी को पता है रोस्टिंग यूज करते हैं। भर्जन जो है उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क के जो है ओर्स को जो है हम प्रोसेस करते हैं कन्वर्टिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको देखिए। यहां पर जो पूछा गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता आपको बतानी है। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता जब आप बताएंगे तो आपको पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है वो हम लिखते हैं क्या है, H3PO2, ठीक है। अगर इसको हम इसको ब्रेक करके लिखें तो ये कैसा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P तो बीच में आ जाएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और इसके डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। और फिर देन एक आपका OH समूह जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं OH कितना है, यहाँ पे अम्ल क्षारकता किसका OH से ही पता है चलता है, तो 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे द्विदंतुरण लिगेंड है, यानी कि इसमें पूछा क्या गया है आपसे, यानी कि डाइडेंटेड लिगेंड की बात हो रहा है। जो ऑक्सीलेटो ग्रुप होता है उसमें आपका होता है, आपके 2 ही लिगेंड है, आपको पता ही है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा C2O4, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 माइनस में आता है इसमें, आपको पता ही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण जो है आपको बताना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो है आपको उदाहरण बताना है। तो अपना जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना, आप सभी को पता है इसमें आपके OH समूह की संख्या 1 होनी चाहिए। तो OH समूह की संख्या जिसमें भी 1 होगी वही हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सा ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका 7th क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर दिया गया है निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है। जब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है H के साथ में जुड़ जाता है तो हमारा जो है ये फॉर्मिक अम्ल प्रोवाइड कर देता है, जो कि सार्वधिक अम्ल होता है। और जिसमें जो है आपकी आर की टेंडेंसी कम होगी, वो जितना ज्यादा होगी उतना ही वो कम अम्लीय होगा। तो हमारा जो HCOH है फॉर्मिक अम्ल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वधिक अम्लीय ऑप्शन पूछा गया आपसे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं टोटल 10 होते हैं, ठीक है। आपने एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद किया होगा, अगर आपके टीचर ने बताया होगा, तो उसको हम बोलते हैं टीवी मिल, ठीक है। उसके बाद में पाथ, ठीक है। तो ये आपके 10 आवश्यक जो है अम्ल होते हैं। कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। और आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं हो रहा है। वेलिन जो है यहां पर हमारा है, तो वेलिन जो है इसका आवश्यक अम्ल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्म वियोजन जो है खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कैसे अभिक्रिया देता है, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। इसके बाद जो है आपको फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन
कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिन जो है इसका नाम हो जाएगा। और गैटरमान अभिक्रिया में जो है खालिस्तान उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर पाउडर को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉपर CU पाउडर। इसके बाद में स्वाद में मीठे नहीं होते, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जो है स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो रिक्त स्थान आपको 6 मिलेंगे देखने के लिए, सॉरी 4 मिलेंगे देखने के लिए, तो 4 आप यहां से कर लेंगे। 9 प्रश्न जो आपको MCQ के मिलेंगे, जो आपने अभी ऊपर देखे। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्नों की तरफ, जो यहाँ पर 8 प्रश्न जो है 1-1 नंबर के आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा पेपर बनाया गया, ज्यादा लेंथी खींचा नहीं गया है। 2-4 प्रश्न लास्ट में जो है ऑप्शन वाले मिलेंगे आपको, वो भी हम करेंगे, सब करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समकालित वेग समीकरण जो है वो आपको लिखना है। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की समकालित वेग जो समीकरण होती है वो K = 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन में R होता है, या फिर हम लिख सकते हैं log R0 अपॉन में R = KT अपॉन में 2.303। आप इससे मतलब इसमें क्या है, इसको K को इधर ले आए हैं, तो यहाँ पे ये T उधर चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये R और log इधर ही रह जाएगा। बस या तो आप ये वाला लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही राइट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। तो हमेशा चित्र याद रखना है, आपको आएगा ही आएगा। तो लेवल डायग्राम बनाना है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का, तो दोनों डायग्राम मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है, तो आप दोनों अपनी मर्जी से जो मीडियम आपके पास है उसके हिसाब से नोट कर सकते हैं। और जैसा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको PDF सॉल्यूशन चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स का जो मैं करवा चुका हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हाबर प्रक्रम के अनुसार अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र बनाना है। तो ये तो हिंदी मीडियम का प्रवाह चित्र है, जो आपके बुक में भी मिल जाएगा आपको। तो ये डायग्राम्स को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, विदाउट प्रैक्टिस जो है डायग्राम सही नहीं बनेंगे, और साफ नहीं बनाओगे तो नंबर काट लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है इस डायग्राम को इस तरह से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक, देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है जो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर NO2 और O2 और साथ में आपका जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, हीट भी उत्पन्न हो रही है, अल्ट्रावायलेट भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओलियम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ओलियम का रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 × SO3 होता है। ठीक है, या तो आप इस तरह से लिख दो, या फिर अगर आप ओलियम को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं तो सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हो H2O7S2। ठीक है, तो ये दोनों ही सूत्र आपके काम के हैं, दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एथनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद का नाम जो है आपको बताना है। जब हम इसको 443 पर गर्म करते हैं तो आपका जो है क्या बनेगा, तो देखिए एथीन बनता है। जब 443 पर एथनोइक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। इथेन इज फॉर्म्ड व्हेन एथनॉल, क्योंकि इसमें केवल उत्पाद का नाम पूछा है, रिएक्शन नहीं पूछा है, तो आपको रिएक्शन नहीं लिखनी, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिएक्शन दिया है। इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, आपका CH3CH2OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं 443 केल्विन पर, तो ये हमारे को इथीन दे रहा है प्लस में वाटर दे रहा है, तो ये रिएक्शन है। बट आपसे रिएक्शन नहीं पूछा गया, तो आप केवल इथीन लिख दोगे, केवल इथीन लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो आपको बताना है, तो देखो या तो आप स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, या फिर आप रासायनिक सूत्र ये जो यहाँ पे लिखा गया इसको लिख दो, या फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, दोनों ही सही हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है निम्नांकित को अम्लता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप जानते हैं जब आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो है आपका टार्टरी में बहुत ही कम होता है, उससे बड़ा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, और प्राइमरी में सबसे ज्यादा। तो इस तरह से आपको कर देना है, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगा, फिर उसके बाद द्वितीयक उससे ज्यादा होगा, और द्वितीयक से जो है प्राथमिक ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद में बी पार्ट आता है, जिसमें आपके 1.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सरल घनीय जालक में संकुल क्षमता परिकलन, अब इस बार आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े से आएंगे ही आएंगे, कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, और न्यूमेरिकल ही है जो आपके परसेंटेज को गिरा देते हैं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ये तो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा। तो आपको पता ही है सरल घनीय जालक में जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसके कोनों पर जो है आपके ये जो है आपके यहाँ पर सारे के सारे परमाणु पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करें तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ABC एक ही स्ट्रक्चर है, ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है। ये तीनों स्ट्रक्चर केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप जब न्यूमेरिकल नीचे दिखाऊंगा तो उस न्यूमेरिकल को आपको समझना होगा इसी के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता जो है, जिसको हम पैकेजिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ × Z × 100/A³, जहां पर PE जो है आपका, ये PE जो है ये संकुलन क्षमता है, पैकेजिंग एफिशिएंसी है, और जो है R जो है वो परमाणु यानी अवयवी कण की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द एटम है, और Z जो है एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल है, और A³ जो है यहाँ पर एकक कोष्टिका घनीय का जो है आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। ठीक है, आपको सब कुछ इसमें दे रखा है, इसको आपको जो है केवल आपको सिंपली बोला है कि आपको परिकलित करना है, कोई इसमें डाटा नहीं है, तो आपको डाटा में जो है आपको अपने हिसाब से रख देना है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब ये स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर देखिए घनीय एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या में योगदान कितना है, तो आप देखो हर यहाँ पर टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, यानी कि आपका जो है पैकेजिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो है ये 8 जो है आपके परमाणु होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो आपकी क्षमता होती है वो क्या होती है कि टोटल 8 है, तो उसकी प्रति में कितनी हो जाएगी, एकक कोष्टिका में योगदान, परमाणु में एकक कोष्टिका में योगदान कितना, 1/8, क्योंकि एक मतलब 8 में से एक, ठीक है। और यही कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल टू यूनिट सेल इज 1/8। समझ में आ गया होगा आपको कि कॉर्नर की बात हो रही है। और जो है अधघनीय एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है, 8 है, अभी हमने गिन लिया। तो अब अधघनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या यानी कि जेड कितनी निकाल लेंगे, हम जेड निकाल देंगे 1/8 इंटू 8 कर देंगे, तो 1/8 इंटू 8 करके 1 निकल जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास आई, जेड रख देंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें देखना है, ए क्यू की दिक्कत नहीं है। आ जाइए यहाँ पर, अब उसी डायग्राम को देखिए। यहाँ पर जो है ये आपका ये पूरा का पूरा इस तरह से ये सर्कल हो, यहाँ पे पूरा का पूरा एटम जो है इस तरह से, ये गोला एक इधर होता है और एक गोला अभी अभी मैंने आपको दिखाया एक इस कोने पे गोला होता है, ठीक है ना। अब ये दोनों गोला मिल करके जो है आधे रेडियस इसकी होती है, आधी रेडियस इसकी होती है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब आसानी से इसको हम निकाल देंगे, कर देंगे। तो इसका रेडियस आधा ये हो गया, इसका रेडियस ये आ गया, यानी कि पूरा जो ये वाला एक साइड है ये कितना हो गया आपका 2r के बराबर हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2r, ठीक है। जेड मैंने अभी निकाल लिया था 1 आ गया, तो पी कितना आ जाएगा, तो मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ जेड की और ए की। तो ए की वैल्यू क्या रखनी है 2r, क्योंकि मेरा एक साइड में जो ये वाली वैल्यू है ना, ये टोटल क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये है a, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, ये a, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है टोटल, यहां पर ये a है, लेकिन ये a कितना है, तो आधा r इधर है और r एक इधर है, दोनों मिला के r कितना हो गया 2r। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पाई r क्यूब है, यहाँ पे नीचे 8 क्यूब है, तो यहाँ पे ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया ऊपर पाई 4/3 अपॉन में 8 इंटू में 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तो 52.4% जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकक कोष्टिका का रिक्त स्थान जो रिक्त आयतन जो है वो कितना, अगर रिक्त कभी कभी क्या रिक्त जो है आयतन भी पूछता है, ये तो ये आपका मेन आंसर है, लेकिन कभी कभी क्या पूछता है रिक्त आयतन भी बताओ। रिक्त आयतन यानी कि खाली स्पेस जो है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं खाली स्पेस, ये वाला अंदर वाला ये खाली स्पेस है, इधर आपका खाली स्पेस भी बीच में मिलेगा, इस साइड सामने से खाली स्पेस मिलेगा, नीचे से खाली स्पेस मिलेगा, साइड से खाली स्पेस मिलेगा। तो अगर खाली स्पेस पूछता है, रिक्त स्थान पूछता है, तो 100 तो टोटल होता है, किसी वैल्यू को 100 हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मानते हैं, 100% मानते हैं, उसमें से आपका 52.4% तो सर्कल ही है, ठीक है। तो सर्कल को हम माइनस कर देंगे तो 47.6 जो है रिक्त स्थान आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको स्पेशल बताया है, इसकी आवश्यकता आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आवश्यक है। अगला जो है कॉपर एफसीसी जालक बनाता है, एक्स विकिरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई दे रखी है, आपको एक दे रखा है, ठीक है। कॉपर के घनत्व की गणना आपको करनी है, परमाणिक द्रव्यमान आपको दे रखा है, सब कुछ हमारे को दे रखा है। और एफसीसी जालक बनाता है, तो हमें पता है एफसीसी जालक में जेड जो होता है वो कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या 4 होती है। क्योंकि एफसीसी जालक में प्रति एकक कोष्टिका में कॉपर परमाणुओं की संख्या जो जेड बराबर 4 हो गई, सिंस द लैटिस, मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। तो ये कितना आ गया जेड बराबर 4, ठीक है। इसी को मैंने ये जो हिंदी लिखी है उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बाकी डाटा आपको यही उतारना है। कॉपर का मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास ऑफ कॉपर क्या है, तो हमको दिया हुआ है 63.54, तो 63.54 ये क्या दिया, यू में दिया है, तो यानी कि ग्राम पर मोल दिया गया है, तो हम इसको केजी पर मोल कर देंगे। तो केजी पर मोल में करोगे तो 10⁻³ से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में जो है एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ए दे रखी है हमारे को, यहाँ पर देख सकते हो आप, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 359.6 pm पिकोमीटर दे रखी है, पिकोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये 10⁻12 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हमारे को। घनत्व यानी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए होता है। एन ए जो अवगार्डो संख्या है, ए आपका जो है कोर की लंबाई है, एम जो है मोलर द्रव्यमान है, और जेड जो है परमाणुओं की संख्या है, जो कि हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जेड क्या है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक है, कैपिटल एम जो है, और कोष्टक के कोरों की लंबाई क्या है, सब कुछ बता दिया। और अवगार्डो संख्या जो है आपको पता ही होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो इन सभी को रखा। अब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। मैं आपके कमेंट में इंतजार करूंगा कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया नहीं कर दिया। मैंने आपको लिए सब कुछ अरेंज कर दिया, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, काट पीट करना है और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कर देना है, डेंसिटी बता देनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 4.6 ग्राम एथेनॉल के 500 ग्राम जल में विलयन की मोललता की गणना करनी है, मोललता निकालनी है। सबसे पहले मोललता जो है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू WA। अब इसमें WB क्या है, MB क्या है और WA क्या है, ये चीजें मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन करी है। विलय का भार, ठीक है, विलय का भार जो है WB से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिनोट किया है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है 4.6 ग्राम, तो 4.6 ग्राम हमने लिख दिया। इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका विलय का मोलर द्रव्यमान जो MB, अब आपको MB पता होना चाहिए। अब किसकी बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बात कर रहा है एथेनॉल का। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान जो है, मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे, MB 46 आएगा। कैसे आएगा, सबको पता होना चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहीं पे लिख कर सॉल्व कर देता हूं। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका आता होता है C2H6O,
ठीक है, ये एथेनॉल होता है और इसका जो मोलर द्रव्यमान निकलेगा वो किस में निकलेगा, ग्राम पर मोल में निकलता है। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन का 12 होता है, इंटू में कितने कार्बन है, 2, तो 2 कर दिया। प्लस में कितना है, हाइड्रोजन आपके 6 हैं, तो हाइड्रोजन 1 इंटू में कितने हैं, 6, तो 6 कर दिया। प्लस में ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 16 प्लस कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 24 हो गया, प्लस में ये 6 इंटू 1 हो गया 6, प्लस में 16, तो ये हो गया 24 और 6 30 और 10 40 और 6 46, 46 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, जो कि हमारे को क्वेश्चन में किसका दिया था, कि हमारे को क्वेश्चन किसका दिया है, एथेनॉल का। ठीक है, तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान हमने 46 निकाल लिया। विलेय का भार जो है WA डिनोट करता है, ध्यान रखना, सब कुछ बता दिया, WB क्या होता है, M क्या है, ये सारी चीजें आपको, MB क्या है, यही फॉर्मूले में हमें रखनी है बस। ठीक है, अब हमारे को विलायक का भार जो है WA से प्रेजेंट किया है और विलायक का भार हमें दे रखा है कितना, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम जो हमने लिख लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो है m की वैल्यू में हम जो है डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे को m की वैल्यू निकालनी है, 4.6 क्या है, WB, देखो WB क्या है 4.6, तो WB की जगह 4.6 रखा, और नीचे क्या है आपका MB मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो अपना 46 है, 46 नीचे रख दिया, इंटू 1000 ऊपर था ही फॉर्मूला, और नीचे में 500 जो है आपको WA दिया गया था, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है। अब इसको हम काट लेंगे, तो ये 500 से 2 बार में तो कट जाएगा 1000। ठीक है, और आपका जो 46 जो है ये वाला, अगर इसका पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे जो है ये आपका कितना हो जाएगा, इससे 46 से 46 कट जाएगा। ठीक है, और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा, तो यहाँ पे आया क्या हमारे पास 2/10, तो 2/10 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोल पर केजी जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वैद्युत अपघटक के 2 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर इसके हिमांक में जो है 0.2 केल्विन की कमी हो जाती है, तो हिमांक का अवनमन स्थिरांक जो है 1.86 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो है जो चीज दी गई है उनको नोट कर लेना है। तो हमारे क्या दिया गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार दिया गया है, जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट का या विलय को W2 से लिखेंगे, तो विलय हमारे को दिया है 2 ग्राम, तो हमने 2 ग्राम ले लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का भार यानी कि W1 कितना दिया गया है, तो वो हमारे को 200 ग्राम दिया गया है, तो हम इसको 200 ग्राम ले लेते हैं। इसके बाद में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के हिमांक में अवनमन कितना दिया गया है, हिमांक में अवनमन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.2 केल्विन। ठीक है, तो 0.2 केल्विन यानी कि डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन 0.2 केल्विन दिया गया है। और उसके बाद में हिमांक अवनमन स्थिरांक जो है KF से डिनोट करते हैं, 1.86 केजी केल्विन जो है केल्विन केजी पर मोल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में सीधे सीधे इसको हम जो है यानी कि जल का हिमांक जो है अवनमन हमारे को स्थिरांक दिया हुआ है, तो सारे की वैल्यू लिख दी, और हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, जिसका मतलब M2 निकालना है हमें। तो M2 का हमारे को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है KF इंटू W2 इंटू 100 अपॉन में डेल्टा TF इंटू W1। सभी के मान मुझे पता है, KF का वैल्यू मुझे पता है, W2 का पता है, TF का पता है और W1 का पता है, सभी की वैल्यूज मैं रख देता हूं। तो KF हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.86, W2 मेरे को 2 दे रखा है, 1000 इसके साथ में है क्योंकि ये ग्राम में है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद में आपका जो है TF दिया है 0.2 और W1 दिया है आपका 200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 200 को, तो इससे काटेंगे तो 5 टाइम में से ये कट जाएगा। उसके बाद में ये 0.2 है, यहाँ पे ऊपर लगा दोगे तो यहाँ पे 0.2 से यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो ये कट गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हट गया ना, तो पॉइंट हट गया तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये पॉइंट आ गया। अब ये 5 आ गया, 5 को हम अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा, अगर इसको हटाऊं पॉइंट को, यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और इसको काटूं तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.186 इंटू 5, तो ये आपका कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 18.6 इंटू 5, 18.6 इंटू 5 करिए तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, तो हमारे पास 93 ग्राम पर मोल जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम काट देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो Mn2 प्लस आयन का चुंबकीय आघूर्ण परिकलित करना है, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम आपको जो है निकाल देना है, जो कि आपको चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जो म्यू से डिनोट करते हैं, अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू की वैल्यू में। और Mn जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 5 आएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे को 5 मिल जाएगी। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने 10th 11th से ही सीखा है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी n की जगह जो है 5 रख दिया, अंडर रूट 35 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.9 आ जाएगा, और इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन से डिनोट करते हैं, BM से। ठीक है, BM भी शॉर्ट में लिखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरकाशीय यौगिकों के कोई 3 भौतिक और रासायनिक अभिलक्षण आपको लिखने हैं। तो भौतिक अभिलक्षण कोई 3 पूछे हैं, मैंने यहाँ पे 4 अभिलक्षण जो हैं बताए हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी 4 अभिलक्षण जो है यहाँ पे बताए हुए हैं, तो आप इन सभी को नोट कर लेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है
इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। तो इटार्ड अभिक्रिया जो है एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग करके जो है एल्डिहाइड के साथ में सुगंधित या हेट्रोसाइक्लिक बाई मिथाइल समूह का प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि टाइलून बेंजिलहाइड के लिए जो ऑक्सीकरण किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने यहां लिख दिया। और रिएक्शन अगर आपसे पूछिए, क्योंकि आपसे टिप्पणी पूछी है 1.5 नंबर का है, हालांकि इसमें आपको जो है छोटा सा रिएक्शन जरूर दे देना है। ये वाला टाइलून और जो है इसको हमने करा तो बेंजिलहाइड जो हमारे को मिल गया, इसी को इटार्ड अभिक्रिया जो है हम कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हेल फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया पर टिप्पणी। अब आपको दूसरा जो है HVZ पर जो है टिप्पणी लिखनी है। तो इस पर भी हमने लिख दिया है, जिसमें जो है अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा जो है ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके अल्फा हेलो प्रस्तापित करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया जो है HVZ कहलाती है। और इसका जो है रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो एसिटिक अम्ल, फिर ये आपका मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और फिर Cl2 रेड फास्फोरस से जो है करेंगे तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है आपका बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार के बहुलकों के नाम और प्रत्येक का उदाहरण देना है। तो केवल आपको नाम बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये बहुलक क्या क्या होते हैं। तो पहला स्रोत के आधार पर हमारा प्राकृतिक बहुलक होता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है और संश्लेषित बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक का अगर उदाहरण ले ले तो उसके लिए जो है सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, रेजिन होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करें तो उसमें सेलुलोज नाइट्रेट आदि जो है इसके उदाहरण है, ठीक है। और इसके अलावा जो है संश्लेषित बहुलक में जो है आपका नायलॉन 66 और जो है बूना S सभी को शामिल किया जाता है। और इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे निम्नांकित बहुलकों का एकलक लिखना है। तो देखो नायलॉन 6 का जो होता है कैप्रोलैक्टम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो आपका टेफ्लॉन होता है इसका टेट्राफ्लुओरीएथीन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका नियोप्रीन होता है इसका जो एकलक होता है वो क्लोरोप्रीन होता है, ठीक है। तो तीनों के नाम मैंने लिख दिया, इंग्लिश वर्जन नीचे लिख दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे संश्लिष्ट अपमार्जक के 3 वर्गों के नाम लिख करके प्रत्येक का उदाहरण आपको दे देना है। तो यहाँ पे 3 जो है संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं, तीनों वर्ग के नाम आप लिख देंगे। पहला जो है रिनाइनी अपमार्जक होता है, ठीक है, इसका उदाहरण जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। साथ ही साथ धनाइनी अपमार्जक होता है, इसका उदाहरण यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद में अनायनिक अपवार्जन होता है, जिसका उदाहरण हमने यहाँ पे दे दिया है। इसका जो है इंग्लिश वर्जन स्टूडेंट्स जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा ये हाँ आपसे पूछा गया डेटॉल के 2 अवयवों के नाम जो है आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, क्लोरोजाइलेनॉल और अल्फा टेरपिनॉल जो है इसके 2 अवयव होते हैं। और सैकेरिन का रासायनिक जो है आपको नाम लिखना है। तो सैकेरिन को जो है सल्फो बेंजोनोइक एमाइड बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका भी मैंने सूत्र नाम जो है लिख दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो है 3-3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। निकाय Mg2 + Mg का मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और गैल्वेनी सेल्स क्या होते हैं इसको भी आपको बता रहा है। यानी कि 2 नंबर का तो ये है और 1 नंबर का ये है, टोटल मिला के 3 नंबर। तो सबसे पहले तो आपको निकाय जो है आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप पढ़ लेना और अच्छे तरीके से ये डायग्राम भी याद कर लेना। इसके बाद में जो है ये खत्म हो जाएगा और इसमें जो है आपकी छोटी सी एक इक्वेशन बनती है, इसको कंप्लीट कर देना है। इसके इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर वही आपके सारे के सारे सोल्यूशंस हैं। डायग्राम आपको यही बना लेना है जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की तरफ। ये डायग्राम जो है हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए कामयाब है, आप बना सकते हैं इसको। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखिए गैल्वेनी सेल के बारे में पूछा गया। तो गैल्वेनी सेल या वोल्टाई सेल जो है एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है विद्युत ऊर्जा जो है प्रदान करती है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्न संकुलों के आयुपेक नेम बताने हैं। तो पहले का आपको, दूसरे का और तीसरे का, तीनों के नाम बताने हैं। तो पहले का आयुपेक नेम जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे का आयुपेक नेम जो है ये रहा, और तीसरे का आयुपेक नेम जो है ये रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में मैंने लिख दिया है, तो इसको आपको याद रखना। और आयुपेक नेम जो है थोड़े से कठिन जरूर है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना आयुपेक नेम के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन से एलिनीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है और कारण देना है कि एलिनीन जो है अमोनिया से कम क्षारीय क्यों होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से एलिनीन बनाने के लिए आपको सिंपली जो है इसको कंसंट्रेटेड HCl जो है उसमें कर सकते हैं, या तो आप ये वाला जो है डायग्राम बना करके कर सकते हैं बेंजीन फॉर्म में, बेंजीन रिंग में, या फिर आप डायरेक्ट जो है रिएक्शन फॉर्म लिख सकते हैं। तो दोनों मैंने लिखा है, जिसको बच्चे को जो ईजी लगता है, जो अच्छा लगता है उसको वो याद कर सकता है। दोनों ही आंसर सही है, या तो आप ये बनाएं या और मतलब ये, या तो ये बना ले या फिर आप ये रिएक्शन बनाएं, ठीक है। दोनों ही एक ही रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। और इसके बाद में एलिनिन जो है आपका क्यों होता है अमोनिया से कम क्षारीय, ये हम बता देंगे। तो एलिनिन में अनुनाद के कारण जो है नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है तथा ये इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में जो है संचरित हो जाते हैं, जिससे एलिनिन के नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश हो जाता है और प्रोटॉन को जो है प्रतिकर्षित करता है, इसलिए एलिनिन का क्षारीय प्रकृति जो है कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका इंग्लिश में मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन डी में। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताने हैं और 4 अनुप्रयोग बताने हैं। इसके अथवा
पार्ट में भी पूछा गया आपसे द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल में 4 अंतर और इमल्सन के 4 उपयोग, दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में। सबसे पहले आप जो है इसके रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताएंगे। तो इसके 4 प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण जो है उच्च विशिष्टता होती है, दूसरा लक्षण जो है इसमें अनुक्रमणीयता होती है, और तीसरा लक्षण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और चौथा जो है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी होती है। चारों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे दे दिया है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो चारों लक्षण लिखने के बाद में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके 4 अनुप्रयोग लिखने हैं। तो इसका उच्च निर्वात उत्पन्न करने में उपयोग होता है, गैस मास्क में उपयोग होता है, आर्द्रता पर नियंत्रण करने के लिए, और विलेनों के रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए भी उपयोग होता है। तो 4 उपयोग हमने लिख दिया। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताने थे, 4 एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे हमने बता दिए। कंट्रोल ह्यूमिडिटी, रिमूवल ऑफ कलर सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, गैस मास्क और प्रोड्यूसिंग हाई वैक्यूम। इसका अथवा पार्ट में जो आपसे पूछा गया है द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल में जो है आपको अंतर बताना है। तो मैंने यहाँ आपको कम से कम 5 या 6 अंतर पूछा गया है इसमें। पहले आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कितने पूछे गए हैं, उतने ही आपको अंतर बताने हैं। 4 अंतर बनाने हैं, तो कम से कम 4 अंतर तो बताने ही है, और इमल्सर के 4 उपयोग भी बताएंगे, ये ध्यान रखना है। तो अथवा वाला पोर्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अथवा वाले पोर्शन में जो 4 कम से कम बताने हैं, मैं यहाँ पे 8-9 लिख दिए हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है उनको सभी को आप याद कर लें, सामने सामने टेबुलर फॉर्म में इसी तरह से बनाएंगे आप, सारे लिखे गए हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आपको पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो उनको भी बोल दूं कि अगर पीडीएफ की आवश्यकता है आप लोगों को तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डिफरेंसेस जो है आपको 4 बतानी है, मैंने यहाँ पे 5-6 डिफरेंसेस बता दिए हैं, ठीक है। बाकी आप बुक से भी रेफर करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके उपयोग जो हमें लिखने थे, ठीक है। तो इमल्सन के जो 4 उपयोग लिखने थे, तो यहाँ पर देखिए फैन पलवन प्रक्रम में होता है, साबुन डिटर्जेंट शोधन में, और उसके अलावा दूध जलवसा में, और उसके अलावा विभिन्न सौंदर्य पदार्थों में भी होता है। 4 जो है हमने लिख दिया। यहाँ पे इमल्सन के 4 उपयोग जो है इंग्लिश मीडियम के लिए लिखे गए हैं, ये 4 उपयोग जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SN1 और SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर आपको बताना है। इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया है हेलो एल्केन के क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन्स की अपेक्षा अधिक होते हैं, इसका रीजन क्या है। दोनों चीजें कर लेते हैं, इसके अथवा पार्ट में है, इसको भी दोनों को करेंगे। क्लोरोबेंजीन की हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण की अभिक्रियाओं को हमें समझाना है, ठीक है। तो हमारे को क्लोरोबेंजीन की हेलोजनीकरण भी देखेंगे और सल्फोनीकरण भी देखेंगे। और इसी का दूसरा पोर्शन में पूछा गया डीटीटी का सूत्र बताना है, उसका आयुपेक नेम बताना है। तो इस तरह से ये अथवा वाला पार्ट जो है हम सॉल्व करेंगे। तो 2 पार्ट इसमें है और 2 पार्ट इसमें है। तो चलिए पहले SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंतर को देख लेते हैं। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया के टेबुलर फॉर्म में अंतर आपको 4 बताने हैं। तो 4 अंतर यहाँ पे फर्स्ट अंतर, सेकंड अंतर, उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में जो है आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। आपको जो इजी लगता है वो 4 आपको याद करने हैं। कम से कम 4 अंतर, 4 चीजें जरूर पूछी जाएंगी हमेशा एग्जाम में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए। 4 आपको ऑप्शन लेके चलना है, 4 मतलब आपको आंसर याद होनी चाहिए, उसके 4 पॉइंट याद होने चाहिए। इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया SN1 और SN2 रिएक्शन में जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 देन 5 एंड अगेन 6, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद में यहाँ पर हेलो एल्केन के क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन्स के क्वथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन ध्रुवीय होते हैं, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। अतः ये जो है उच्च ध्रुवता और हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनके अणुभार अधिक होने के कारण हेलोजन यौगिकों में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो नोट कर सकते हैं। इसका अथवा पार्ट की बात करें जिसमें हेलोजनीकरण आपको बताना है, तो सबसे पहले आप जो है हेलोजनीकरण बता देंगे। तो यहाँ पे निर्जल ले लेंगे, एनहाइड्रेट ले लेंगे FeCl, और जो है आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो मुख्य यानी कि मेजर बन जाएगा, और फिर आपके साथ इसी के साथ में जो है आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माइनर यानी अल्प बन जाएगा। इसके बाद जो है आपका अगर हम सल्फोनीकरण करते हैं इसी का, तो सल्फोनीकरण में क्या बनेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2 यानी कि सांद्र जो है H2SO4 लेंगे, और हीट के उपलब्धि में जो है इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो है 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है अल्प यानी कि माइनर बन जाएगा, और जो है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी कि मेजर बन जाएगा, मुख्य बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद में DTT का रासायनिक सूत्र जो होता है C14H9Cl5 होता है, ये रासायनिक सूत्र है इसका। और इसका जो आयुपेक नेम जो है वो क्या होता है, तो 11222 ट्राइक्लोरोईथेन 11 डाइल बिस 4 क्लोरोबेंजीन जो है इसका नाम है, जो आयुपेक नेम है। मेसन मेरिट का ये वीडियो जो केमिस्ट्री का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। आपका बायोलॉजी मैंने सॉल्व करवा दिया था, बायो का पेपर, हिंदी का पेपर आप, और उसके अलावा जो है आपका इंग्लिश का पेपर आप देख सकते हैं जिनको हमने सॉल्व करवा दिया है। आपका नेक्स्ट पेपर जो है फिजिक्स का जल्द ही जैसे ही कमेंट आपके आ जाते हैं उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।